नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में हमने पाठ 2 हिमालय की बेटियां निबंध नागार्जुन के द्वारा लिखा गया है का अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम पाठ 2 के प्रश्न उत्तर का अध्ययन करेंगे। प्रश्न नंबर 1, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं? उत्तर, नदियों को माँ मानने की परंपरा भारतीय संस्कृति में अत्यंत पुरानी है। नदियों को माँ का स्वरूप माना गया है। नदियाँ अपने जल से माँ के समान हमारा पालन पोषण करती हैं, हमारे खेतों को सींचती हैं, लेकिन लेखक नागार्जुन ने उन्हें बेटी, प्रेयसी व बहन के रूप में भी देखा है। तो लेखक ने उनको कुछ नए रूप भी दिए हैं। वैसे तो हमारी भारतीय संस्कृति में नदियों को माता मानने की परंपरा, उनकी पूजा करने की परंपरा तो प्राचीन काल से चली आ रही है। प्रश्न नंबर 2, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं? उत्तर, सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय की 2 ऐसी नदियां हैं जिन्हें ऐतिहासिकता एवं महत्व के आधार पर पुल्लिंग रूप में नद भी कहा गया है। इन्हीं 2 नदियों से सारी नदियों का संगम ही होता है। प्राकृतिक और भौगोलिक दृष्टि से भी इनकी महत्ता है। कहा जाता है कि ये 2 ऐसी नदियां हैं जो दयालु हिमालय की पिघले हुए दिल की एक एक बूंद से निर्मित हुई हैं। इनका रूप विशाल और विराट है। इनका रूप इतना लुभावना है कि सौभाग्यशाली समुद्र भी पर्वतराज हिमालय की इन 2 बेटियों का हाथ थामने पर गर्व महसूस करता है। प्रश्न नंबर 3, काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है? उत्तर, नदियां युगों युगों से मानव जीवन के लिए कल्याणकारी रही हैं। ये युगों से एक माँ की तरह हमारा भरण पोषण करती हैं। इनका जल भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाता है। इसलिए नदियां माता के समान पूजनीय, पवित्र एवं कल्याणकारी हैं। मानव नदी को दूषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ता, परंतु इसके बावजूद भी अपार दुख, गंदगी, अवहेलना सहकर भी हमारा कल्याण उसी प्रकार करती हैं जैसे अपने नालायक पुत्र का कल्याण माँ चाहती है। अतः काका कालेलकर ने नदियों के माँ के समान विशेषताओं के कारण उन्हें लोक माता का दर्जा दिया है। प्रश्न नंबर 4, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? उत्तर, हिमालय की यात्रा में लेखक ने हिमालय की अनुपम छटा की, नदियों की अटखेलियों की, बर्फ से ढकी पहाड़ियों की, पेड़ पौधों से भरी घाटियों की, देवदार, चीर, सरोज, चिनार, सफेदा कैल से भरे जंगलों की प्रशंसा की है। ये सभी प्रकार के पेड़ पौधे और जो जंगली प्राकृतिक वो सब इन्हीं नाम के पेड़ों से संपदा, जंगली संपदा भरी हुई है। सभी प्रकार के जितने पेड़ों के नाम दिए गए सब पहाड़ों में पाए जाते हैं। प्रश्न 5, यह लेख 1947 में लिखा गया था, तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए हैं? उत्तर, हिमालय से निकलने वाली नदियां अब अपनी पवित्रता और मूल रूप को प्रदूषण के कारण खो चुकी हैं। मैदानी क्षेत्रों में आते आते शहरों की गंदगी इस हद तक मिल जाती है कि स्वच्छता का नामो निशान मिट जाता है। गंगा, यमुना जैसी नदियां इसका ज्वलंत उदाहरण हैं। आजकल हिमालय से जो भी नदियां पवित्र रूप में निकलती हैं, प्रदूषण के कारण, जल प्रदूषण के कारण उनकी सारी पवित्रता नष्ट हो जाती है और उनमें कीटाणु भी पैदा हो जाते हैं, जो हमारे लिए, उनका पानी हम पीते हैं तो वो भी हमारे लिए हानिकारक बन जाता है। प्रश्न 6, अपने संस्कृत शिक्षक से पूछिए कि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा है? उत्तर, हिमालय ने देवताओं का वास होने के कारण कालिदास ने हिमालय को देवात्मा कहा है, क्योंकि कहा जाता है हिमालय में भगवान शिव का वास है। आज भी हिमालय भगवान शिव का वास स्थान के नाम से जाना जाता है, इसलिए उसको देवात्मा कहा है। भाषा की बात, अपनी बात कहते हुए लेखक ने अनेक समानता प्रस्तुत की हैं। ऐसी तुलना से अर्थ अधिक स्पष्ट एवं सुंदर बन जाता। उदाहरण, संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। अन्य पाठों में से
ऐसे 5 तुलनात्मक प्रयोग निकालकर कक्षा में सुनाइए। उन प्रयोगों को कॉपी में भी लिखिए। उत्तर नंबर 1, सचमुच दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। 2, बच्चे ऐसे सुंदर जैसे सोने के सजीव खिलौने। 3, हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे बड़े आंवले जैसे। 4, बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है, सुनने वाला थक कर जहाँ रोक दे वहीं स्टेशन मान लिया जाता है। 5, संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते थे। प्रश्न 8, निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधी नाम देने से निर्जीव वस्तुएं भी मानो जीवित हो उठती हैं। लेखक ने इस पाठ में कई स्थानों पर ऐसे प्रयोग किए गए जैसे क, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ रूप में सामने था। ख, काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। पाठ से इसी तरह की और उदाहरण ढूंढिए। तो उत्तर नंबर 1, नदियां संभ्रांत महिला की भांति प्रतीत होती थी। नंबर 2, जितना कि हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर एक कैसे खेला करती हैं। नंबर 3, हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद कहने में कुछ झिझक नहीं होती थी। नंबर 4, बूढ़ा हिमालय अपनी इन बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। प्रश्न 9, पिछली कक्षा में आप विशेषण और उसके भेदों से परिचय प्राप्त कर चुके हैं। नीचे दिए गए विशेषण और विशेष का मिलान कीजिए। विशेषण विशेष, संभ्रांत वर्षा, चंचल जंगल, समतल महिला, घना नदियाँ, मूसलाधार आंगन। ये प्रश्न था। उत्तर विशेषण और विशेष, संभ्रांत महिला, चंचल नदियाँ, समतल आंगन, घना जंगल, मूसलाधार वर्षा। 10, प्रश्न नंबर 10, द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास में और शब्द का लोप हो जाता है। जैसे राजा रानी द्वंद्व समास है जिसका अर्थ है राजा रानी। पाठ में कई स्थानों पर द्वंद्व समासों का प्रयोग किया गया है। इन्हें खोजकर वर्णमाला क्रम शब्दकोश शैली में लिखिए। उत्तर छोटी बड़ी, दुबली पतली, भावभंगी, माँ बाप। प्रश्न 11, नदी को उल्टा लिखने से दीन होता है जिसका होता है गरीब, अर्थ होता है गरीब। आप भी 5 ऐसे शब्द लिखिए जिसे उल्टा लिखने पर सार्थक शब्द बन जाए। प्रत्येक शब्द के आगे संज्ञा का नाम भी लिखिए, जैसे नदी, दीन भाववाचक संज्ञा। उत्तर नव वन जातिवाचक संज्ञा, राम बरा भाववाचक संज्ञा, राही हीरा द्रव्यवाचक संज्ञा, धारा राधा व्यक्तिवाचक संज्ञा, नामी और मीना व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रश्न 12, समय के साथ भाषा बदलती है, शब्द बदलते हैं और उनके रूप बदलते हैं। जैसे बेतवा नदी के नाम दूसरा रूप वेत्रावती। ऐसे ही नीचे दिए गए शब्दों से इनके नाम ढूंढकर लिखिए। अन्य रूपों में इनके नाम दिए जैसे सतलुज, रोपड़, विपाशा, झेलम, चिनाव, अजमेर, बनारस, वितस्ता, रूपपुर, शतद्रुम, वाराणसी, अजयमेरू। इनका उत्तर है सतलुज, शतद्रुम, झेलम, वितस्ता, रोपड़, रूपपुर, अजमेर, अजयमेरू, बनारस, वाराणसी, विपाशा, चिनाव नदी। ये इनके बदले हुए नाम हैं। प्रश्न 13, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। उपर्युक्त पंक्ति में ही के प्रयोग की ओर ध्यान दीजिए। ही वाला वाक्य नकारात्मक अर्थ दे रहा है, इसलिए ही वाले वाक्य में कही गई बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं। उनके ख्याल में शब्द शायद यह बात ना आ सके। इसी प्रकार नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य कई बार नहीं के अर्थ में इस्तेमाल होते हैं, जैसे महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता। दोनों प्रकार के वाक्यों के समान 3 उदाहरण सोचिए, इस दृष्टि से उनका विश्लेषण कीजिए। उत्तर ही के प्रयोग वाले वाक्य और नहीं के प्रयोग वाले वाक्य। वे शायद ही यह काम पूरा करें, उन्हें शायद ही पता हो कि मैं अस्वस्थ हूँ, मेरे ध्यान में शायद ही तुम्हारा ख्याल आए। कंस के षड्यंत्र को कौन नहीं जानता, आज मोदी जी को कौन नहीं जानता, राजमाता के स्वभाव को कौन नहीं जानता। पार्ट 2 के प्रश्नोत्तर पूरे हुए। अगले वीडियो में पार्ट 3 का अध्ययन किया जाएगा। सभी बच्चे अगले वीडियो को